वो जाती है विद इन 120 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 30 जून 2025 को क्लोज हो गया तो जनाब आपकी जो एनुअल फाइलिंग है वो जानी है जी 28 अक्टूबर 2025 तक। अब हम एनुअल फाइलिंग करते क्यों है? एनुअल फाइलिंग का पर्पज ये है कि कंपनी ने अगर कोई ऑडिटर रीअपॉइंट किया है या अपॉइंट किया है तो जनाब उसकी डिटेल हम मेंशन करते हैं। कोई इलेक्शंस आ गए डायरेक्टर्स के, उसकी डिटेल्स हम मेंशन करते हैं। इसके अलावा जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, कंपनी ने कितनी इनकम अर्न की, कंपनी ने कितनी सेल की, इस तरह की चीजें आ रही होती हैं। अब जो आपकी एनुअल फाइलिंग है जिसको आप फॉर्म ए फॉर्म 9 कहते हैं, एनुअल फाइलिंग करते हैं जनाब आप एजीएम की अप्रूवल के बाद। अब एजीएम में होता क्या है जी, कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो बैठते हैं। अगर तो डायरेक्टर्स के इलेक्शन है और चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपॉइंट होना है या रीअपॉइंट होना है तो जनाब वो वोटिंग करते हैं कि ये बंदा डायरेक्टर होगा, ये बंदा चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। इसके अलावा कोई ऑडिटर अपॉइंट करना है या रीअपॉइंट करना है तो जनाब वो ऑडिटर को रीअपॉइंट या अपॉइंट कर लेते हैं। इसके अलावा अगर डिविडेंड देना है तो जनाब वो डिविडेंड को अप्रूव कर देते हैं। तो जनाब एजीएम में जो डिसीजंस लिए जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल है, इसके अलावा इलेक्शंस आ जाते हैं डायरेक्टर्स के, या आपका जो ऑडिटर है उसकी अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट आ जाती है, तो जनाब इन सारी चीजों को हम एससीसीपी में डिक्लेयर करने के लिए फॉर्म में सबमिट करते हैं जिसको आप एनुअल फाइलिंग करते हैं। तो जनाब एनुअल फाइलिंग कह लें, आप उसको एजीएम सबमिशन कह लें, ये दोनों एक ही चीजें हैं। तो जो हमारी एजीएम होती है, एजीएम को हेल्ड करने के लिए हम एटलीस्ट 21 डेज का मेंबर्स को नोटिस देते हैं। अगर हमने एजीएम करनी है जिसको एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं तो एजीएम से एटलीस्ट 21 डेज पहले हम मेंबर्स को बता देंगे कि जनाब ये हमने मीटिंग करनी है 28 अक्टूबर को, ये हम आपको नोटिस दे रहे हैं कि 28 अक्टूबर को इतने बजे हम मीटिंग करेंगे। तो जनाब अगर हमने अपनी एनुअल फाइलिंग यानी कि फॉर्म में 28 अक्टूबर को सबमिट किया हुआ है तो हमारी जो डेट ऑफ नोटिस है वो एटलीस्ट 21 दिन पहले की होगी। 3-4 अक्टूबर की कर लें। आपका नोटिस महीने का भी हो सकता है, 1.5 महीने का भी हो सकता है। कम से कम 21 दिनों का आपने नोटिस देना है मेंबर्स को। तो जनाब डेट ऑफ नोटिस इश्यूएंस टू मेंबर्स सेलेक्ट करने के लिए ये देखें नीचे कैलेंडर बना हुआ है, तो सिंपली कैलेंडर पे क्लिक करूंगा। अभी मैं खड़ा हूं जी अप्रैल 2026 पे, फाइलिंग में कर रहा हूं 2025 की। तो जनाब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया ये मुझे 2003 से लेकर 2026 तक जितने भी ईयर्स आ रहे हैं इस लिस्ट में ले आया। अब मैंने क्या करना है जी, अब मैंने जाना है अक्टूबर 2025 पे। तो जनाब मैं सिंपली 2025 पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने 2025 ईयर सेलेक्ट कर लिया, आगे वो कह रहा है जी अपना मंथ सेलेक्ट करें। अभी मैं खड़ा हूं जी अप्रैल के ऊपर, लेकिन जो मैंने नोटिस भेजना है वो मैंने भेजना है अक्टूबर के स्टार्ट का। तो मैं सिंपली अक्टूबर पे क्लिक कर लूंगा जी। जैसे ही मैं अक्टूबर पे लेके गया मेरा अक्टूबर का मंथ हाईलाइट हो गया, तो सिंपली जनाब अक्टूबर पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, जैसे मैंने अक्टूबर पे क्लिक किया ये देखें जी ईयर के साथ मेरा मंथ भी सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने सेलेक्ट करनी है जी डेट, किस डेट को नोटिस मैंने भेजा। तो ये देखें जी अक्टूबर का मंथ सेलेक्ट हो गया, ईयर 2025 आ गया। डेट में रख लेता हूं जी 3 अक्टूबर रख लेता हूं। अगर 3 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर तक गैप देखें तो 21 दिन से ज्यादा ही बन रहा है। तो जनाब मैं 3 अक्टूबर रख लेता हूं, सिंपली 3 पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने 3 पे क्लिक किया मेरे पास डेट आ गई 3 अक्टूबर 2025। उसके बाद आ रहा है जी एजीएम हेल्ड स्लैश कंक्लूडेड। किस डेट को जनाब आपने एजीएम हेल्ड की है? तो जनाब हमने एजीएम की है 28 अक्टूबर 2025। तो जनाब एजीएम की डेट सेलेक्ट करने के लिए अगेन कैलेंडर पे क्लिक करूंगा, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और इधर से 2025 सेलेक्ट कर लूंगा जी। तो 2025 सेलेक्ट कर लेता हूं, इधर से अक्टूबर सेलेक्ट कर लूंगा जी, और डेट है मेरी 28, तो सिंपली 28 पे क्लिक करूंगा। तो ये मेरी एजीएम की डेट आ गई 28 अक्टूबर 2025। उसके बाद आ रहा जी फॉर्म ए मेड अप टू डेट, किस डेट तक आपने फॉर्म ए बनाया? तो जनाब फॉर्म ए आपका बनता है जी एजीएम की डेट तक ही। एजीएम की डेट तक ही जितनी चेंजेस आ रही होती हैं वही आप फॉर्म ए में डिक्लेयर करते हैं। बेसिकली फॉर्म ए का पर्पज ये है कि जो एजीएम में डिसीजन हुए हैं वो आपने एससीसीपी को बताने हैं जी। तो जनाब फॉर्म ए की डेट सेलेक्ट करने के लिए भी सिंपली कैलेंडर पे क्लिक करूंगा, ईयर के साथ जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है इस पे क्लिक करूंगा और इधर से 2025 सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मंथ मेरा अक्टूबर है तो सिंपली अक्टूबर पे क्लिक कर लेता हूं। डेट 28 अक्टूबर को एजीएम हुई है और 28 अक्टूबर तक ही हमने फॉर्म ए में जो चेंजेस आई हैं वो रिफ्लेक्ट करनी, तो 28 पे क्लिक कर लूंगा जी। इसके बाद फर्दर नीचे चलूंगा जी। नीचे जाने के लिए देखें जी आपके पास स्क्रॉल बार बना हुआ है, तो सिंपली स्क्रॉल बार को पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं और इसके अलावा आप वैसे भी स्क्रॉल डाउन करके भी नीचे जा सकते हैं। तो जनाब स्क्रॉल बार को पकड़ के नीचे चलूंगा जी। तो जनाब टोटल नंबर ऑफ नोटिस इशूड इज, तो जनाब हमारी कंपनी में 2 शेयर होल्डर है, यानी कि हमारी कंपनी 2 बंदे ऑन कर रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां 2 बंदे ऑन कर रहे हैं, तो हमने दोनों मेंबर्स को नोटिस इशू किए हैं। उसके बाद कह रहा है जी नंबर ऑफ मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स हु हैव सबमिटेड द डिक्लेरेशन अगेंस्ट द नोटिस। आगे वो बता रहा है कि कितने मेंबर्स ने आपको रिप्लाई बैक किया है जिनको आपने नोटिस इशू किए हैं। तो जनाब जितने भी आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे उन सब ने ही रिप्लाई बैक किया है, तो आपने इधर 2 ही लिख देना है। अगर आपकी एसएमसी है तो इधर 1 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ नोटिस इशूड इज 1।
और कितने लोगों ने रिप्लाई किया या डेक्लेरेशन सबमिट की, वो भी आपने इधर 1 ही कर देना है। अब इस रिप्लाई या इस डेक्लेरेशन में जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो आपको सबमिट क्या करेंगे, कंपनी जो है वो नोटिस इशू करेंगे एज पर फॉर्म 16। फॉर्म 16 का स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, कंपनीज उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन करेंगी, नेम, फादर नेम, शेयर होल्डिंग, इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग है कि नहीं है। जो मेंबर्स हैं वो रिप्लाई बैक करेंगे एज पर फॉर्म 17। वो कंपनी को फॉर्म 17 के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और ये डेक्लेरेशन आपने अपने रिकॉर्ड में रख लेनी है जी। फर्दर नीचे चलता हूं जी। कंपनी ने 2 नोटिस इशू किए। नंबर ऑफ मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स हु हैव सबमिटेड द डिक्लेरेशन अगेंस्ट द नोटिस। तो जनाब आपके टोटल नंबर ऑफ नोटिस इशूड और ये डेक्लेरेशन रिसीट की जो तादाद है वो सेम होनी चाहिए, आपने बराबर ही रखनी है जी। तो जनाब 2 नोटिस इशू किए हमने 2 मेंबर्स को और दोनों ने हमें रिप्लाई बैक कर दिया एज पर फॉर्म 17। उसके बाद वो कह रहा है जी नंबर ऑफ पार्टनर्स आर पर्संस हु हैव फेल्ड टू सबमिट द डिक्लेरेशन अगेंस्ट द नोटिस इशूड। आगे वो बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स ने डिक्लेरेशन सबमिट नहीं की। तो जनाब हमारे केस में हमने 2 नोटिस इशू किए थे, दोनों ने हमें रिप्लाई बैक कर दिया एज पर फॉर्म 17 और कोई भी डिक्लेरेशन सबमिट करने में फेल नहीं हुआ। अगर मैं इधर एक कर देता तो इधर ऑटोमेटिकली एक आ जाता। तो जनाब आपने एक बात याद रखनी है, जितने भी आपने नोटिस इशू करने हैं उतने ही आपने डिक्लेरेशन रिसीव की हैं। तो जनाब इसको मैं 2 कर दूंगा और ये आपने हमेशा बराबर रखनी है जी। तो जनाब हमारे केस में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो डिक्लेरेशन सबमिट करने में फेल हुआ है। तो फर्दर नीचे चलूंगा जी। तो जनाब नीचे जाने के लिए आपके पास स्क्रॉल बार बना हुआ है, इसको पकड़ के नीचे चलूंगा जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ गया जी। द कंपनी हैज रिसीव्ड अ डिक्लेरेशन एज पर फॉर्म 17 फ्रॉम द मेंबर्स/पर्सन टू whom notices have been issued as required under सब रेगुलेशन 2 ऑफ रेगुलेशन 48। आगे वो बता रहा है कि कंपनी को डिक्लेरेशन रिसीव हो गई है एज पर फॉर्म 17। तो जनाब यस हमें डिक्लेरेशन रिसीव हो गई है। हमने तमाम मेंबर्स को नोटिस इशू किया था एज पर फॉर्म 16। हमारे केस में 2 ही मेंबर थे और दोनों को हमने नोटिस इशू किया और दोनों ने ही हमें डिक्लेरेशन सबमिट कर दिया एज पर फॉर्म 17। तो यस कंपनी को जो डिक्लेरेशन एज पर फॉर्म 17 वो रिसीव हो गई है, इसको आपने हमेशा यस ही करना है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया जी। The company has noted accurate particulars of its ultimate beneficial owners received from the persons by declaration as per Form 17 in a register of ultimate beneficial owners as specified under sub-regulation 4 of Regulation 48 and in compliance with the provisions of subsection 2 of Section 123A of the Act। आगे वो बता रहा है कि कंपनी ने एज पर फॉर्म 17 जो कंपनी को डिक्लेरेशन रिसीव हुई है उसके मुताबिक कंपनी ने अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स के पर्टिकुलर्स जो हैं वो अपडेट कर ली हैं या रिकॉर्ड कर ली हैं। तो जनाब इसको आप करेंगे यस कि जनाब कंपनी को जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है शेयर होल्डर से, मेंबर से, वो कंपनी ने अपडेट कर लिया अपने रिकॉर्ड में। फर्दर नीचे जाने के लिए साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार बनी हुई है, इसको पकड़ के फर्दर नीचे चलूंगा जी। चौथा और लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास जी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज एन ऑथराइज्ड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आर वन ऑफ इट्स डायरेक्टर्स आर ऑफिसर्स to provide the information required under sub regulation 6 of regulation 48 to the registrar or any other authority or agency pursuant to the powers to call for information entrusted by law to such authority or agency and to provide further assistance as may be required। क्वेश्चन नंबर 4 में वो बता रहा है कि क्या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसी डायरेक्टर को या चीफ एग्जीक्यूटिव को ऑथराइज किया है कि अगर रजिस्ट्रार या कोई कंपिटेंट अथॉरिटी अगर कंपनी से यूबीए के बारे में जो आपके अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स हैं उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर करे कि वो डायरेक्टर या वो चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो एससीसीपी के रजिस्ट्रार को या किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एफआईए, नैब, व्हाट्सएवर इन अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा या इन अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए लायबल होगा। तो जनाब आपने करना है यस, आपने किसी एक बंदे को ऑथराइज करना है। तो जनाब यस पे क्लिक करूंगा। जनाब फर्दर नीचे जाने के लिए देखें जी साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार बना हुआ है, इसको पकड़ के नीचे जाऊंगा। नीचे जितने भी आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव जो आ रहा होगा उसमें से किसी एक बंदे को आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसके पर्टिकुलर्स डालेंगे, उसके फादर नेम के या स्पाउस नेम के। तो जनाब फर्दर नीचे चलूंगा जी। आगे वो कह रहा है जी द कंपनी हैज नॉमिनेटेड द फॉलोइंग ऑफिसर एज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ सब रेगुलेशन 6 ऑफ रेगुलेशन 48। आगे बता रहा है कि कंपनी ने सब रेगुलेशन 6 के तहत बिलो मेंशन्ड ऑफिसर को नॉमिनेट किया। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा था कि हमने कंपनी के किसी एक डायरेक्टर को या सीईओ को जो है नॉमिनेट करना है ताकि जब भी कभी रजिस्ट्रार या कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन रिक्वायर करे तो इस बंदे को हम भेज दें जी, या ये बंदा खुद जाके इनको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो जनाब हमारी कंपनी में 2 डायरेक्टर हैं, एक पर्सन जो है वो डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव है और दूसरा जो पर्सन है वो खाली डायरेक्टर है यानी कि सब्सक्राइबर डायरेक्टर, और एक सब्सक्राइबर डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो जनाब जिस भी पर्सन को आपने नॉमिनेट करना है उसके नाम से पहले ये राउंड सर्कल आ रहा होगा, ये देखें जी 2 डायरेक्टर हैं और दोनों के नाम के आगे राउंड सर्कल आ रहा है। तो जनाब जिस भी पर्सन को आपने सेट करना है उसके नाम से जो पहले राउंड सर्कल आ रहा है सिंपली आप उसको सेट कर लेंगे। तो जनाब ये जो मेरा पहला पर्सन है जो सब्सक्राइबर डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव है इसके नाम से पहले राउंड सर्कल आ रहा है। तो जनाब सिंपली इस राउंड सर्कल पे क्लिक करूंगा जी। तो राउंड सर्कल पे क्लिक कर लेता हूं।
तो जनाब जैसे ही मैंने राउंड सर्कल पे क्लिक किया, मेरा एक पर्सन नॉमिनेट हो गया जो रजिस्ट्रार को या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद वो कह रहा है जी फादर्स नेम ऑफ ऑथराइज ऑफिसर स्लैश डायरेक्टर, जो आपने ऑथराइज ऑफिसर सेलेक्ट किया जनाब, आपने उसका फादर नेम भी ऐड करना है। तो जनाब ये जो मैंने पर्सन ऐड किया है, जो डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव और सब्सक्राइबर है, इसका मैं फादर नेम ऐड कर दूंगा। तो जनाब फादर नेम ऐड कर देता हूं जी। तो जनाब फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम आ जाएगा जैसे मोहम्मद, और लास्ट नेम में अली, जैसे आपके फादर का नेम सपोज कर ले मोहम्मद अली है। अगर आपके फादर का नेम है चौधरी मोहम्मद अली, तो जनाब फर्स्ट नेम में चौधरी आ जाएगा, मिडल नेम में मोहम्मद आ जाएगा और लास्ट नेम में अली आ जाएगा। अब हमारे केस में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, मोहम्मद अली है, मिडल नेम कोई नहीं आ रहा, तो जनाब फर्स्ट नेम ऐड कर लूंगा जी। तो जनाब ये जो ऑथराइज ऑफिसर है उसके फादर का फर्स्ट नेम आ गया, उसके बाद लास्ट नेम में ऐड कर लूंगा। लास्ट नेम ऐड करने के लिए जो बॉक्स आ रहा है लास्ट नेम के नीचे, इस पर क्लिक करूंगा और लास्ट नेम ऐड कर लूंगा। जैसे ही मैंने ऑथराइज ऑफिसर का फादर नेम ऐड कर दिया और ये जो 4 क्वेश्चंस थे ये मैंने फिल कर लिए, ये मेरी जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर की जो इन्फॉर्मेशन है ये देखें ये टिक हो गई, ये टैब मेरा टिक हो गया जी। मैं आपको एक दफा दिखा भी देता हूं, ऊपर चलूंगा जी स्क्रॉल बार को पकड़ के। ईयर मेरा ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड, मैंने 2024 टू 2025 वाला फॉर्म ओपन किया क्योंकि मैं 2025 की जो फाइलिंग है वो करना चाह रहा हूं। सबसे पहले उसने पूछा कि कंपनी ने एज पर फॉर्म 16 नोटिस इशू किए मेंबर्स को कि नहीं, तमाम मेंबर्स को, तो हमने यस कर दिया। उसके बाद आ रहा है जी डेट ऑफ नोटिस इशुएंस टू मेंबर्स, तो ये मैंने आपको बताया था कि एजीएम से एटलीस्ट 21 डेज पहले आपने डेट रखनी है, तो ये डेट हमने रख लिया अक्टूबर की। कंपनीज जो हैं वो अपनी एजीएम कर रही होती हैं 28 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, तो आपने एक बात याद रखनी है कि जो डेट ऑफ नोटिस इशुएंस टू मेंबर्स है वो आपने अक्टूबर के स्टार्ट में रख लेना कोई। तो मैंने 3 अक्टूबर रख ली, एजीएम मैंने की 28 अक्टूबर को, और फार्म ए भी मेरा बना है 28 अक्टूबर तक। जिस डेट को एजीएम होती है उस डेट तक ही आपका फार्म ए बनता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फार्म ए में जो चेंजेस आ रही होती हैं एजीएम में वो आप बताते हैं जी एचसीसीपी को। तो जनाब 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर से 21 दिन पहले, कम से कम 21 दिन। नोटिस की डेट आप 30 सितंबर भी रख सकते हैं, ये आप पे है जी। उसके बाद आ रहा है जी टोटल नंबर ऑफ नोटिस इशूड इज, हमारी कंपनी में 2 मेंबर्स थे, हमने दोनों को नोटिस इशू कर दिए। फर्दर नीचे चलूंगा जी। उसके बाद आ रहा है जी कितने नंबर ऑफ मेंबर्स ने जो नोटिस हैं उनका रिस्पॉन्स किया, तो जनाब दोनों ने नोटिस का रिस्पॉन्स कर दिया एज पर फॉर्म 17। कोई भी ऐसा मेंबर नहीं था जिसने रिप्लाई ना किया हो और डेक्लेरेशन ना सबमिट की हो एज पर फॉर्म 17। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ गया कि कंपनी ने डेक्लेरेशन रिसीव कर ली है एज पर फॉर्म 17, तो जनाब इसको आपने करना था यस। ये जो यस से पहले राउंड सर्कल आ रहा था इस पर आपने क्लिक करके इसको कर देना था यस। फर्दर नीचे चलूंगा जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में वो पूछ रहा है कि कंपनी ने जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर्स थे उनके पर्टिकुलर्स एक्यूरेटली रिकॉर्ड कर लिए अपने रजिस्टर में जो उसने रिसीव किए एज पर फॉर्म 17, तो इसका आपने कर देना था यस। तो यस से पहले जो राउंड सर्कल आ रहा था सिंपली इस पर क्लिक करना था और ये जो आपका यस वाला ऑप्शन था ये सिलेक्ट हो जाना था। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसी एक ऑफिसर को, जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या किसी एक डायरेक्टर को ऑथराइज किया है कि वो रजिस्ट्रार को या किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जब भी जरूरत पड़ेगी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा यूबीओज की। तो जनाब आपने यस कर दिया। फर्दर नीचे चलूंगा। आपकी कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा उसकी लिस्ट इधर आ रही होगी, उनके नेम्स इधर आ रहे होंगे, उनका ईमेल, सेल नंबर और उनका जो एड्रेस है वो इधर आ रहा होगा। तो हमारी कंपनी में 2 डायरेक्टर्स थे, उनमें से हमने एक को सेट कर लिया। किसी एक को नॉमिनेट करने के लिए नेम के पहले ये जो राउंड सर्कल आ रहा होगा इस राउंड सर्कल पे आप क्लिक करेंगे और उस पर्सन को आप नॉमिनेट कर लेंगे। और उसके बाद एंड पे आ रहा जी फादर्स नेम ऑफ ऑथराइज ऑफिसर स्लैश डायरेक्टर। जिस भी पर्सन को आप नॉमिनेट करेंगे उसका आपने फादर नेम ऐड कर देना है, उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड कर देना है। तो जैसे ही आप ये 4 क्वेश्चन फिल करेंगे ये आपका जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर वाला जो टैब है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है जी डिटेल्स ऑफ यूबीओ। ये देखें जी डिटेल्स ऑफ यूबीओ से पहले ये एरो बना हुआ है, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। तो जनाब डिटेल्स ऑफ यूबीओ के टैब पे जाने के लिए सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। तो जनाब नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूं। अब ये देखें जी जैसे मैंने डिटेल्स ऑफ यूबीओ पे क्लिक किया मेरी कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे उनकी डिटेल इधर आना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले वो कह रहा है जी फिल डिटेल्स ऑफ यूबीओ फर्स्ट टू प्रोसीड। मैंने यूबीओ की डिटेल्स ऐड करनी है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी कंपनी में 2 शेयर होल्डर्स थे, एक शेयर होल्डर ये आ रहा है, आगे सब्सक्राइबर है जी, सब्सक्राइबर से मुराद है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को आप मेंबर भी कह सकते हैं। उसका सीएनसी आ गया, नेशनैलिटी पाकिस्तान आ गया, जेंडर आ गया, फोलियो नंबर के आगे कुछ नहीं आ रहा। उसका कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा और शेयर होल्डिंग 50% शेयर होल्डिंग आ रही है जिस बंदे की, यानी कि ये यूबीओ में आएगा। तो जनाब ये एक शेयर होल्डर आ गया, इसकी शेयर होल्डिंग आ रही है 50%, यानी कि एक बंदा 50% शेयर ओन कर रहा है। हमारी कंपनी में टोटल 2 मेंबर्स हैं, तो जनाब अगर एक बंदा 50% शेयर ऑन कर रहा है तो दूसरा बंदा भी 50% ऑन कर रहा होगा, क्योंकि हमने टोटल शेयर होल्डिंग 100% देखनी है। तो जनाब फर्दर नीचे चलूंगा। फर्दर नीचे जाने के लिए देखिए साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार बना हुआ है, इसको पकड़ के नीचे चलूंगा। ये सेकंड शेयर होल्डर आ गया, सब्सक्राइबर है जी, सीएनआईसी, कंट्री, जेंडर आ गया, फोलियो नंबर, एड्रेस, शेयर होल्डिंग 50%,
काइंड ऑफ शेयर्स, क्लास ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर होल्डिंग 50%। दोनों जो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनके 500 शेयर्स हैं, यानी कि जो हमारा पेड अप कैपिटल है वो 1000 है। अब ये नीचे देखें जी, यूबीओ डिटेल्स, फर्दर नीचे चलूंगा जी, ऑल यूबीओज, नो यूबीओ डिटेल्स अवेलेबल। अभी हमने कोई भी जो यूबीओ है उसका हमने नेम ऐड नहीं किया। अब किसी भी यूबीओ को सिलेक्ट करने के लिए ये देखें जी, जो ऐड यूबीओ है, जो भी शेयर होल्डर है उसके नाम के नीचे आ रहा होगा यूबीओ डिटेल्स, ऐड यूबीओ। तो जनाब हमने दोनों शेयर होल्डर्स को ऐड करना है। तो जनाब शेयर होल्डर्स को ऐड करने के लिए ऊपर चलूंगा, ये स्क्रॉल बार को पकड़ के ऊपर चलूंगा, ये मेरा पहला शेयर होल्डर आ गया, इसकी शेयर होल्डिंग की डिटेल्स के नीचे आ रहा है जी यूबीओ डिटेल्स। अब ये देखें यूबीओ डिटेल्स में डिटेल मिसिंग है। जैसे ही आप डिटेल्स ऐड कर देंगे तो सीएनआईसी, नाइको, पासपोर्ट, क्वीन नंबर इधर आना शुरू हो जाएगा, नेम, नेशनैलिटी, जेंडर और एक्शंस इधर आना शुरू हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है जी, हमने दोनों शेयर होल्डर्स के नीचे जो आ रहा है ऐड यूबीओ, इस पे क्लिक करना है और उधर हमने जाके इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। तो जनाब सिंपली ये जो ब्लू हाईलाइटेड टैब है जिस पे लिखा हुआ है जी प्लस ऐड यूबीओ, तो जनाब इस टैब पे सिंपली क्लिक करूंगा जी। तो इस टैब पे क्लिक कर लेता हूं। अच्छा जी, जैसे मैंने इस टैब पे क्लिक कर लिया, वो कह रहा है जी अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर, और नीचे इन्फॉर्मेशन बता रहा है। अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर की आपको डेफिनेशन बताएगा। UBO means a natural person who ultimately owns or controls a company whether directly or indirectly through at least 25% shares or voting rights or by exercising effective control in that company through other means। तो जनाब UBO से मुराद ऐसा पर्सन है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी में 25% या से ज्यादा शेयर होल्डिंग होल्ड कर रहा हो या ऑन कर रहा हो। कंट्रोल थ्रू अदर मीन्स मे बी एक्सरसाइज थ्रू a chain of ownership or through close relatives or associates having significant influence or control over the finances or decisions of the company। कंट्रोल थ्रू अदर मीन्स बता रहा है कि आप इस तरह से भी कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं कि आप इस कंपनी को ऑन कर रहे हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी और शेयर होल्डर के थ्रू, और वो शेयर होल्डर जो है आपका क्लोज रिलेटिव है, या कोई कंपनी इस कंपनी में 25% या से ज्यादा शेयर होल्डिंग ऑन कर रही है और आप उस कंपनी के थ्रू इस कंपनी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सपोज कर लें कि आपके उस कंपनी में शेयर होल्डिंग है जिस कंपनी को ये कंपनी ऑन कर रही है। सपोज कर लें कि आपके कंपनी बी में शेयर होल्डिंग है और जो कंपनी बी है वो कंपनी ए में 25% या से ज्यादा जो शेयर होल्डिंग है वो एक्वायर कर रही है। जो कंपनी बी है वो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर होगी और एज इट इज जो आपका इनडायरेक्ट बेनिफिशियल ओनर है वो आपका बन गया शेयर होल्डर, जो कंपनी बी को ऑन कर रहा है और कंपनी बी इनडायरेक्टली ऑन कर रही है कंपनी ए को। लेकिन जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर वो बंदा है जो कंपनी बी में शेयर होल्डिंग ऑन कर रहा है, क्योंकि उस बंदे के डिसीजन की बेसिस पे कंपनी बी ने कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट की है ना। तो इसे मुराद ये है जी आपका कंट्रोल थ्रू अदर मीन्स। If there is no natural person, please obtain the identity of the relevant natural body who holds the position of senior management official। आगे वो बता रहा है कि अगर कोई शेयर होल्डर नहीं है, नेचुरल पर्सन से मुराद है बंदा। सपोज कर लें किसी बंदे की शेयर होल्डिंग नहीं है, कंपनी है, कंपनी बी है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, वो XYZ प्राइवेट लिमिटेड में 25% या से ज्यादा शेयर होल्डिंग ऑन कर रही है। तो जनाब जो कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर होल्डिंग ऑन कर रही है वो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर नहीं है। उस कंपनी की जो सीनियर मैनेजमेंट होगी, उस कंपनी का जो CEO होगा, डायरेक्टर होगा, उनमें से किसी एक बंदे का आपने नाम इधर ऐड करना है एज एन अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो जनाब इन सिंपल मीन्स UBO से मुराद ऐसा पर्सन है जो कंपनी में 25% या से ज्यादा शेयर्स ऑन कर रहा हो। नीचे जनाब जो सब्सक्राइबर है, जो शेयर होल्डर है, उसका CNIC आ गया, उसका नेम आ गया, सब्सक्राइबर आ गया, सब्सक्राइबर, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि वो सब्सक्राइबर भी है, वो डायरेक्टर भी है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी है। तो जनाब उसकी डेजिग्नेशन भी आ गई। उसके बाद वो कह रहा है जी आर यू द UBO। उसके बाद वो पूछ रहा है जी क्या आप अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर हैं, क्या आप कंपनी में 25% या से ज्यादा शेयर होल्डिंग ऑन कर रहे हैं। तो जनाब ये जो पर्सन है ये कंपनी में 50% शेयर होल्डिंग ऑन कर रहा है। तो जनाब 50% 25% से एक्सीड कर जाएगी। तो हमने क्या करना है, हमने क्लिक करना जी यस। ये जो बंदा है ये कंपनी में 25% या से ज्यादा जो शेयर होल्डिंग है वो ऑन कर रहा है। तो जनाब यस से पहले ये जो राउंड सर्कल बना हुआ है सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने यस से पहले राउंड सर्कल पे क्लिक किया, मेरे पास नीचे फर्दर ऑप्शंस एक्टिवेट हो गए। इज द UBO अ पाकिस्तानी सिटीजन और फॉरेन नेशनल। तो जनाब ये पाकिस्तानी सिटीजन है और ये इसने बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लिया। सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट इस वजह से सिलेक्ट कर लिया कि जब हमने कंपनी बनाई थी तो हमने पाकिस्तानी सिटीजन के तौर पे साइन अप किया था और हमने CNIC या नाइको सेलेक्ट किया होगा। तो जनाब ये बाय डिफॉल्ट पाकिस्तानी सिटीजन सेलेक्ट हो गया। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये देखें, अगर मैं कहीं भी क्लिक करूं तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। उसके बाद वो कह रहा है जी डू यू वांट टू ऐड CNIC यूजर और नाइकोप यूजर। तो ये नीचे देखें जी CNIC, ये बाय डिफॉल्ट CNIC एडिट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ऊपर पाकिस्तानी सिटीजन आ गया और नीचे CNIC बाय डिफॉल्ट आ गया। और आगे वो कह रहा है जी एंटर CNIC नंबर हेयर। ये आपका जो CNIC है ये ऑटोमेटिकली एडिट है। जो लिस्ट ऑफ UBO है वो सिस्टम ने कंपनी की इंफॉर्मेशन से ऑटोमेटिकली उठा लिया, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फर्दर नीचे चलूंगा जी।
सीएनआईसी के आगे सर्च का बटन आ रहा है और ये भी आपका एक्टिवेट नहीं है, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल्स उठा ली है कंपनी की इन्फॉर्मेशन से। फर्दर नीचे चलूंगा जी, फर्दर नीचे जाने के लिए आपके पास साइड पे ये देखें स्क्रॉल बार आ रही है, इसको पकड़ के नीचे चलूंगा। उसके बाद आ रहा है जी सीएनआईसी डिटेल्स, सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट है जी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ इशुएंस है। तो जनाब आपने अपने सीएनआईसी की डिटेल्स इधर ऐड करनी है, तो जनाब आपने सीएनआईसी की डिटेल्स ऐड कर लेते हैं। अच्छा जी, सीएनआईसी सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा लिया और सर्च का बटन जो है एक्टिवेट नहीं है। उसके बाद वो कह रहा है जी सीएनआईसी डिटेल्स, सीएनआईसी डिटेल्स में आपने जनाब एक्सपायरी डेट ऐड करनी है, डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है और डेट ऑफ इशू ऐड करनी है। आपके सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट क्या आ रही है, किस डेट को आपका सीएनआईसी इशू हुआ है और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और इन सब के साथ स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन लाजमी फिल करनी है। तो जनाब ये देखें जी, एक्सपायरी डेट के नीचे ये बॉक्स बना हुआ है और जहां भी डेट का जिक्र होगा वहां कैलेंडर आ रहा होगा। तो इसका मतलब यह है कि आप इस कैलेंडर पे क्लिक करेंगे और इस कैलेंडर पे क्लिक करते हुए आपके सीएनआईसी की जो एक्सपायरी डेट है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो जनाब कैलेंडर पे क्लिक कर लेता हूं। अब मेरे केस में जो मेरा सीएनआईसी है वो एक्सपायर हो रहा है जी 2032 को। तो ये देखें जी, अप्रैल और अप्रैल के बाद आ रहा है जी 2026 और 2026 के साथ ड्रॉप डाउन बना हुआ है। तो आपके ईयर के साथ जो ड्रॉप डाउन बना होगा सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जनाब इस पर क्लिक कर लेता हूं। अब ये देखें जी 2026 से लेकर 2049 तक मेरे पास ईयर्स आ रहे हैं और आपका जो सीएनआईसी की एक्सपायरी है वो हमेशा फ्यूचर ईयर्स में होगी। तो जनाब मेरे केस में आ रहा है जी 2032। तो ये देखें जी, सेकंड रो में आ रहा है मेरे पास 2032। तो जनाब 2032 पे क्लिक करूंगा और 2032 सेलेक्ट कर लूंगा। तो 2032 पे क्लिक करता हूं, तो ये देखें जी मेरा 2032 सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आ रहा जी ईयर। तो जनाब ये मेरे पास ईयर 2032 सेलेक्ट हो गया। इसके बाद मैंने मंथ सेलेक्ट करना है, मंथ मेरे पास आ रहा है जी मई। तो ये जनाब अप्रैल के बाद मेरे पास आ रहा है मई, तो इधर से मई सेलेक्ट कर लूंगा। तो मई पे क्लिक कर लेता हूं, ये मेरे पास मई 2032 सेलेक्ट हो गया। इसके बाद मैंने डेट ऑफ एक्सपायरी जो है वो सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ एक्सपायरी मेरे पास आ रही है 21, तो 21 पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें सीएनआईसी की जो एक्सपायरी डेट है वो मेरे पास आ गई 21/5/2032। उसके बाद वो कह रहा है जी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या आ रही है। तो डेट ऑफ बर्थ भी आपने सीएनआईसी से देख के लिख लेनी है। तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए भी ये डेट ऑफ बर्थ के नीचे जो बॉक्स बना हुआ है इसमें जो कैलेंडर आ रहा है इस कैलेंडर पे क्लिक करूंगा। तो जनाब डेट ऑफ बर्थ हमारे केस में आ रही है 1985। तो जनाब अप्रैल 2008 के साथ ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो सिंपली ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। अब ये देखें मुझे ईयर्स दिखा रहा है 1985 से लेकर 2008 तक। हमारे केस में है जी 1985। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1960 है, 1965 है, व्हाट्सएवर, तो ये देखें ये बैकवर्ड बटन बना हुआ है। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1961 से लेकर 1984 आ रही है तो आप इधर से ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे केस में है जी 1985, तो ये फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करूंगा और अब इधर से जो मेरा ईयर ऑफ बर्थ आ रहा है 1985 वो सेलेक्ट कर लूंगा जी। तो 1985 पे क्लिक करता हूं। मंथ आ रहा है जी मई, तो मई पे क्लिक कर लूंगा और मेरी डेट आ रही है डेट ऑफ बर्थ 23, तो 23 पे क्लिक कर लूंगा जी। तो ये मेरी डेट ऑफ बर्थ आ गई 23/5/1985। उसके बाद आ रहा है जी डेट ऑफ इशू ऑफ सीएनआईसी। तो जनाब सीएनआईसी की डेट ऑफ इशुएंस और डेट ऑफ एक्सपायरी में 10 ईयर्स का फर्क होता है। तो अगर मेरी डेट ऑफ एक्सपायरी आ रही है 21/5/2032 तो मेरी डेट ऑफ इशू आ रही होगी 21/5/2022। तो जनाब डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सीएनआईसी सेलेक्ट करने के लिए भी कैलेंडर पे क्लिक करूंगा, ईयर के साथ ड्रॉप डाउन बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा। हमारे केस में है जी 2022, तो 2022 सेलेक्ट कर लेता हूं। मंथ है जी मई, मई पे क्लिक करूंगा और डेट आ रही है जी 21, तो 21 सेलेक्ट कर लूंगा। तो जनाब सीएनआईसी डिटेल्स में मैंने सीएनआईसी की एक्सपायरी ऐड कर दी, डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दी और डेट ऑफ इशुएंस ऐड कर दी। और ये सारी डिटेल्स आपने लाजमी ऐड करनी है क्योंकि इसके साथ स्टार लगा हुआ है और जिस भी इंफॉर्मेशन के साथ स्टार लगा होगा वो आपने लाजमी फिल करनी है। तो जनाब इसके बाद सिंपली वेरीफाई पे क्लिक करूंगा। तो जनाब वेरीफाई पे क्लिक कर लेता हूं। सीएनआईसी इज वेरीफाइड फ्रॉम नादरा। तो जनाब जो आपका सीएनआईसी था उसकी डिटेल्स नादरा से वेरीफाई हो चुकी है। नादरा के रिकॉर्ड में यही एक्सपायरी डेट आ रही है, यही डेट ऑफ बर्थ आ रही है और यही डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सीएनआईसी आ रही है। इसके बाद फर्दर नीचे चलूंगा जी, ये साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार बना हुआ है, इसको पकड़ के नीचे चलता हूं। अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है डिटेल्स ऑफ यूबीओ नेम, जो आपका अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर है, जो शेयर होल्डर है उसका नेम आ जाएगा, उसकी ईमेल आ जाएगी। उसके बाद आ रहा है जी जेंडर, उसकी जींस कौन सी है, मेल है, फीमेल है या कोई और है। जेंडर के साथ स्टार लगा हुआ है और उसके साथ ड्रॉप डाउन आ रही है। तो जनाब जिस भी इंफॉर्मेशन के साथ ड्रॉप डाउन आ रही होगी वो आपसे फर्दर इंफॉर्मेशन रिक्वायर करेगा। तो जनाब जेंडर को सिलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर लेता हूं जी। अब हमारे केस में है जी मेल, तो सिंपली मेल पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी मेरी जो जींस है वो मर्द सेलेक्ट हो गई, जिसको आप मेल कहते हैं। उसके बाद आ रहा है जी डेट ऑन विच शेयर होल्डिंग कंट्रोल और इंटरेस्ट इंक्वायर्ड इन द कंपनी, किस डेट को आपने कंपनी में 25% या से ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो अक्वायर किया है। तो जनाब हमारे केस में जो शेयर होल्डर है इसने शेयर होल्डिंग अक्वायर की है जिस डेट को कंपनी बनी है। हमारे केस में कंपनी बनी है 10 अप्रैल 2025 को और 10 अप्रैल 2025 को ही ये पर्सन 25% या से ज्यादा जो शेयर होल्डिंग है वो अक्वायर कर रहा है। तो जनाब अगर आपके केस में जो शेयर होल्डर है वो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन डेट से 25% या से ज्यादा शेयर होल्डिंग अक्वायर कर रहा है तो इस केस में आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही आ जाएगी, डेट ऑन विच शेयर होल्डिंग कंट्रोल और इंटरेस्ट अक्वायर्ड ऑन द कंपनी।
इसके अलावा अगर किसी शेयर होल्डर की शेयर होल्डिंग 25% या से ज्यादा बढ़ी है थ्रू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो जिस डेट को उसने शेयर अक्वायर किए हैं, जिस डेट को शेयर ट्रांसफर हुए हैं और उसकी जो शेयर होल्डिंग है वो 25% या उससे ज्यादा एक्सीड हो गई है, तो वो डेट आपकी आ जाएगी डेट ऑन विच शेयर होल्डिंग कंट्रोल आर इंटरेस्ट एक्वायर्ड इन द कंपनी। तो जनाब हमारे केस में जब से कंपनी बनी है तब से फर्स्ट डे से ये पर्सन 25% या इससे ज्यादा शेयर होल्डिंग अक्वायर कर रहा है। तो जनाब इस टैब में जिस डेट को कंपनी बनी है वही डेट हम ऐड कर देंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर किसी शेयर होल्डर ने सब्सिक्वेंटली शेयर होल्डिंग अक्वायर की है, शेयर ट्रांसफर हुए हैं और उस बंदे ने 25% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग अटेन कर ली है, तो जनाब जिस डेट को आपका फॉर्म 3 अप्रूव होगा रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, वो डेट आ जाएगी। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो जनाब हमारे केस में ये मेंबर सिंस इनकॉर्पोरेशन यूबीओ है, तो जनाब कैलेंडर पे क्लिक करूंगा, तो कैलेंडर पे क्लिक कर लेता हूं जी। अब हमारे केस में ये कंपनी बनी है 2025 को, तो ये अप्रैल 2026 के साथ जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा और इधर से 2025 सेलेक्ट कर लूंगा। तो जनाब 2025 सेलेक्ट कर लेता हूं, मंथ आ रहा जी अप्रैल और डेट आ रही है 10। तो ये 10 अप्रैल 2025 को कंपनी बनी है और 10 अप्रैल 2025 को ही मैंने 25% या इससे ज्यादा शेयर होल्डिंग अक्वायर कर ली है। हमारी कंपनी में 2 शेयर होल्डर थे, दोनों के पास 500 शेयर्स थे, यानी कि दोनों शेयर होल्डर्स के पास 50-50% शेयर होल्डिंग है। तो जनाब ये दोनों शेयर होल्डर्स डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से ही हमारे यूबीओ हैं। उसके बाद कह रहा है जी फादर्स नेम स्लैश स्पाउसेस नेम, आपने अपना फादर नेम या स्पाउस नेम ऐड करना है। अगर तो आप मेल हैं तो आप अपना फादर नेम ऐड कर देंगे और अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने हस्बैंड का नेम ऐड कर देंगे जो आपके सीएनआईसी के ऊपर आ रहा है। सबसे पहले आ रहा है जी रिलेशन विद यूबीओ, जिस बंदे का नेम ऐड करना है वो क्या है जी, उसका यूबीओ के साथ अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो फादर है यूबीओ का या वो स्पाउस है। तो जनाब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यहां से फादर या स्पाउस ऐड कर लूंगा। तो जनाब ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर लेता हूं, तो हमारे केस में रिलेशन विद यूबीओ है जी फादर, तो फादर सेलेक्ट कर लूंगा और ये नेम के नीचे जो बॉक्स आ रहा है इस पे क्लिक करूंगा और इधर यूबीओ के फादर का नेम ऐड कर दूंगा। तो जनाब नेम ऐड कर लेता हूं। इसके बाद आ रहा जी नेशनैलिटी, पाकिस्तान है जी। कंट्री ऑफ ओरिजिन, उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, तो हमारे केस में नेशनैलिटी और कंट्री ऑफ ओरिजिन सेम ही आएगा। तो जनाब कंट्री ऑफ ओरिजिन को आपने सेलेक्ट नहीं करना। आगे आ रहा जी सेम एज नेशनैलिटी, तो जनाब मेरी नेशनैलिटी और कंट्री ऑफ ओरिजिन सेम ही है, तो मैंने क्या करना है जी सेम एज नेशनैलिटी के पहले बॉक्स बना हुआ है, तो सिंपली इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने इस बॉक्स को टिक कर दिया मेरा कंट्री ऑफ ओरिजिन भी पाकिस्तान आ गया और ये एडिट नहीं करने देगा। तो जनाब मेरी नेशनैलिटी और कंट्री ऑफ ओरिजिन सेम ही आ रहा है, फर्दर नीचे चलूंगा जी। एड्रेस ऑफ यूबीओ एज पर CNIC/NICOP/पासपोर्ट, जो यूबीओ है, जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर है, जो शेयर होल्डर है, उसका एड्रेस क्या आ रहा है। तो जनाब जो यूबीओ का एड्रेस है वो सिस्टम कंपनी इनकॉर्पोरेशन की डिटेल से या कंपनी के फॉर्म से ऑटोमेटिकली उठा लेगा। सबसे पहले आ रहा है जी कंट्री आ रहा है पाकिस्तान, परवीन सिंध आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट आ रहा है जी कराची सेंट्रल, सिटी आ रही है जी नॉर्थ कराची टाउन और नीचे एड्रेस लाइन में आपका कंप्लीट एड्रेस आ रहा है, हाउस नंबर दिस, ब्लॉक नंबर दिस, सोसाइटी नंबर दिस। तो जनाब अगर आपका सीएनआईसी पे एड्रेस चेंज हो चुका है, सपोज कर लें आपका प्रोविंस चेंज हो चुका है, तो प्रोविंस के लिए आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और जिस भी प्रोविंस में आप चले गए हैं तो जनाब वो आप प्रोविंस सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो जनाब जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितनी भी तहसील आ रही होंगी वो सिटी के टैब में आना शुरू हो जाएंगे। तो एज इट इज आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और अपनी जो रेलेवेंट तहसील है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो जनाब हमारे केस में जो एड्रेस सिस्टम ने उठाया है वही एड्रेस है, हमने एड्रेस चेंज नहीं किया। फर्दर नीचे चलूंगा जी। उसके बाद आ रहा है जी यूजुअल रेजिडेंशियल एड्रेस इफ डिफरेंट देन गिवन इन CNIC/पासपोर्ट। अच्छा आगे वो कह रहा है कि अगर आपका मौजूदा पता जिस पते पे आप रह रहे हैं, जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है, वो ऊपर वाले एड्रेस से डिफरेंट है तो जनाब उस एड्रेस को इधर मेंशन कर दें। अब ये हो सकता है ना कि आपका मुस्तकिल पता किसी गांव का हो और आपका मौजूदा पता किसी शहर का हो, तो इस केस में जो आपका मौजूदा पता है वो आप इधर ऐड कर देंगे। लेकिन हमारे केस में जो हमारा एड्रेस एज पर CNIC है वही हमारा रेजिडेंशियल एड्रेस है, तो इस केस में आपने क्या करना है, आपने कोई एड्रेस नहीं ऐड नहीं करना। ये जो ऊपर मेरा एड्रेस आ रहा है यही मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास आ रहा है जी यूजुअल रेजिडेंशियल एड्रेस इज एज पर CNIC/NICOP/पासपोर्ट, कि ये जो ऊपर एड्रेस मेंशन्ड है यही मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस है। तो जनाब यूजुअल रेजिडेंशियल एड्रेस से पहले ये बॉक्स आ रहा है, तो सिंपली इस बॉक्स को टिक कर दूंगा। तो इस बॉक्स को टिक कर लेता हूं। अच्छा जैसे मैंने इस बॉक्स को टिक किया मेरे पास जो नीचे आ रहा था यूजुअल रेजिडेंशियल एड्रेस इफ एड्रेस इज डिफरेंट देन CNIC, तो वो मेरे पास जो टैब है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। उसके बाद मेरे पास आ रहा है जी डेट ऑन विच शेयर होल्डिंग कंट्रोल आर इंटरेस्ट एक्वायर्ड फ्रॉम द फॉर्मर यूबीओ। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने वो डेट मेंशन करनी है कि जिस डेट को आपने किसी प्रीवियस ऑनर से, किसी प्रीवियस यूबीओ से आपने शेयर होल्डिंग एक्वायर की है। अब सपोज कर लें कि एक बंदे के पास 30% शेयर होल्डिंग थी, उस बंदे ने ड्यूरिंग द ईयर शेयर ट्रांसफर कर दिए किसी नए बंदे को। सपोज कर लें कि 31 दिसंबर को उसने किसी नए बंदे को शेयर ट्रांसफर कर दिए। अब जब आप एनुअल यूबीओ फाइल करेंगे 28 अक्टूबर 2025 को, तो जनाब इधर आपने डेट मेंशन करनी है। ऊपर भी आपकी डेट 31 दिसंबर आ जाएगी और नीचे भी 31 दिसंबर आ जाएगी। जो नया शेयर होल्डर होगा, कि जो नया शेयर होल्डर है उसने फॉर्मर शेयर होल्डर से 31 दिसंबर 2024 को जो है
वो शेयर्स अक्वायर किए हैं। जिस डेट को उसने 25% या उससे ज्यादा शेयर्स अक्वायर किए हैं उस डेट को वो यूबीओ बन गया। तो जनाब अगर किसी पर्सन ने शेयर्स अक्वायर किए हैं ड्यूरिंग द ईयर और वो यूबीओ बन गया, तो जनाब उस केस में जिस डेट को उसने फॉर्मर यूबीओ से शेयर्स अक्वायर किए होंगे उसकी आपने डिटेल ऐड करनी है। तो उस डेट को सिलेक्ट करने के लिए एज इट इज आप कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, मंथ, ईयर और डेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो जनाब हमारे केस में शेयर होल्डिंग सिंस एक्विजिशन ही है, जिस डेट को कंपनी बनी है उसी डेट को दोनों जो शेयर होल्डर हैं वो यूबीओज आ रहे हैं, तो हमने इसको नहीं फिल करना। एनी अदर इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल, कोई और इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है तो जनाब इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और वो इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर देंगे, हमने कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी जी। उसके बाद मेरे पास आ रहा है वेदर देयर इज इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग कंट्रोल और इंटरेस्ट बीइंग एक्सरसाइज्ड थ्रू एंटिटीज आर अदर लीगल पर्संस आर लीगल अरेंजमेंट्स इन द चेन ऑफ ओनरशिप आर कंट्रोल थ्रू एट लीस्ट 25% ऑफ द शेयर्स वोटिंग राइट्स आर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द कंपनी। अच्छा जी, उसके बाद वो बता रहा है कि क्या आप इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग के थ्रू यूबीओ तो नहीं बन रहे। सपोज कर लें कि आपकी शेयर होल्डिंग 10% है और आपकी वाइफ की शेयर होल्डिंग कंपनी में 15% है, तो जनाब आप इनडायरेक्टली यूबीओ बन गए कंपनी के। एज इट इज आपकी एक कंपनी में शेयर होल्डिंग है, उस कंपनी में आपकी शेयर होल्डिंग 50% है और वो कंपनी इस कंपनी में 25% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग जो है अटेन कर रही है, तो इस केस में भी आपकी इंडायरेक्ट शेयर होल्डिंग आ जाएगी, क्योंकि आप एक कंपनी को ऑन कर रहे हैं, वो कंपनी इस कंपनी में शेयर होल्डिंग ऑन कर रही है, तो जनाब इस केस में भी आप यूबीओ बन जाएंगे। तो जनाब उस इंडायरेक्ट शेयर होल्डिंग की भी आपको डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी। अब सपोज कर लें कि आपकी इंडायरेक्ट शेयर होल्डिंग आ रही है, आप कंपनी बी में शेयर होल्डर हैं, आप कंपनी बी में 50% या से ज्यादा शेयर जो है वो हेल्ड कर रहे हैं और कंपनी बी की कंपनी ए में शेयर होल्डिंग है, कंपनी बी जो है कंपनी ए में 25% या से ज्यादा शेयर होल्डिंग जो है होल्ड कर रही है। तो इस केस में जो शेयर होल्डर है जिसके कंपनी बी में शेयर्स हैं उसका कंपनी ए पे इंडायरेक्ट कंट्रोल आ गया, क्योंकि वो कंपनी बी का भी शेयर होल्डर है और कंपनी बी जो है इंडायरेक्टली कंपनी ए को ऑन कर रही है। तो जनाब उसकी डिटेल्स ऐड करने के लिए सिंपली आप यस पे क्लिक करेंगे। ये नो के साथ यस आ रहा है और यस के साथ राउंड सर्कल बना हुआ है, तो सिंपली राउंड सर्कल पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने राउंड सर्कल पे क्लिक किया वो कह रहा है जी एडिशनल यूबीओ इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्ट कंट्रोल। आपने इनडायरेक्ट कंट्रोल के केस में फर्दर इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है कि जिस कंपनी की शेयर होल्डिंग है उसका क्वीन नंबर क्या है, उसका कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या आ रहा है, व्हाट्सएवर, ये सारी डिटेल्स आपने ऐड करनी है। तो जनाब इंडायरेक्ट कंट्रोल के केस में फर्दर इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए आप क्लिक करेंगे ऐड इंडायरेक्ट शेयर होल्डिंग, तो जनाब प्लस ऐड इंडायरेक्ट शेयर होल्डिंग पे क्लिक करूंगा जी। अच्छा, जैसे मैंने प्लस ऐड इंडायरेक्ट शेयर होल्डिंग पे क्लिक किया वो मुझसे पूछ रहा है जी एडिशनल यूबीओ इन्फॉर्मेशन इन द केस ऑफ इंडायरेक्ट कंट्रोल इज द एंटिटी रजिस्टर्ड विद एससीसीपी, कि एंटिटी एससीसीपी के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है तो यस पे क्लिक करेंगे, वो आपसे क्वीन मांगेगी, फर्दर इन्फॉर्मेशन मांगेगी, तो आप सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे और सब्सिक्वेंटली आप ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो जनाब हमारे केस में इंडायरेक्ट शेयर होल्डिंग नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐड किया है। तो जनाब क्लोज पे क्लिक करूंगा और इसको क्लोज कर दूंगा। तो जनाब क्लोज पे क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे केस में इंडायरेक्ट शेयर होल्डिंग नहीं है, तो सिंपली ये जो नो आ रहा है, नो के साथ राउंड सर्कल बना हुआ है, सिंपली इस पे क्लिक करूंगा। तो जनाब इस पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने नो पे क्लिक किया वो मेरे से फर्दर इंडायरेक्ट शेयर होल्डिंग की डिटेल्स नहीं मांग रहा। तो जनाब मेरी सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है। एक दफा मैं ऊपर जाके भी आपको दिखा देता हूँ जी। तो जनाब ये स्लाइड बार को पकड़ के ऊपर चलता हूँ।